नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर नवल किशोर, सहायक आचार्य हिंदी, आप सभी का एक बार पुनः ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हम बीए द्वितीय वर्ष का जो हिंदी साहित्य का द्वितीय प्रश्न पत्र है, इसकी पंचम इकाई को लेकर उपस्थित हैं और पंचम इकाई के अंतर्गत हमने आधुनिक काल के अंतर्गत भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद से संबंधित चर्चा की। आज हमारा जो शिक्षण बिंदु है वो है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद की बात करें विद्यार्थियों, तो प्रगति शब्द का अर्थ है आगे बढ़ना है, किंतु हिंदी में प्रगतिवादी शब्द का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता। जो विचारधारा राजनीतिक क्षेत्र में साम्यवाद या मार्क्सवाद कहलाती है, वही साहित्यिक क्षेत्र में प्रगतिवाद के नाम से जानी जाती है। तो कह सकते हैं कि साम्यवादी विचारधारा के अनुरूप लिखी गई कविता है वह प्रगतिवादी कविता है। यदि साम्यवादी विचारधारा के आधार पर हम देखें तो समाज को दो वर्गों में हम बांट सकते हैं, और वे वर्ग हैं, पहला शोषक वर्ग और दूसरा है वो शोषित वर्ग। यदि शोषक वर्ग को देखें तो ये क्या है, तो शोषक वर्ग के अंतर्गत वे पूंजीपति, मिल मालिक, उद्योगपति और जमींदार आते हैं जो गरीबों और मजदूरों का शोषण करते हैं। दूसरा वर्ग स्वतः ही आप समझ गए होंगे कि शोषित वर्ग है, और शोषित वर्ग के अंतर्गत गरीब, मजदूर, किसान और श्रमिक आते हैं जिनका कि शोषण किया जाता है। साम्यवादी विचारक जो हैं वे समाज में समता स्थापित करना चाहते हैं और यह चाहते हैं कि यह जो शोषण की प्रक्रिया है यह बंद हो। इसलिए प्रगतिवादी कविता भी शोषण का विरोध करती है। यदि हम हिंदी कविता में प्रगतिवाद की तरफ ध्यान दें तो हिंदी काव्य में प्रगतिवाद का जो प्रारंभ है वो सन 1936 ईस्वी से हुआ है। 1936 ईस्वी से लगाकर 1943 ईस्वी तक की जो कविता है वह प्रगतिवादी कविता के नाम से जानी जाती है। हिंदी साहित्य के वे कवि जिन्होंने साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित होकर काव्य रचना की, प्रगतिवादी कवि कहलाए। इसमें प्रमुख है केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, रामविलास शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, डॉक्टर रांगे राघव और त्रिलोचन शास्त्री आदि। इनके अतिरिक्त भी यदि हम देखें तो सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, रामधारी सिंह दिनकर, नरेंद्र शर्मा आदि की रचनाओं में भी हमें प्रगतिवादी तत्व हैं उपलब्ध हो जाते हैं। अब हम इससे आगे प्रगतिवादी काव्य की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं या जो विशेषता हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं। प्रगतिवादी काव्य की प्रवृत्तियों को अलग अलग बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है। पहला बिंदु है शोषितों की दीनता का चित्रण। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, प्रगतिवादी कविता का जो मूल केंद्र है वह शोषण की चक्की में पिसने वाला किसान, मजदूर, पीड़ित की दशा का प्रगतिवादी कवि ने सहानुभूतिपूर्वक कारुणिक चित्रण किया है। प्रगतिवादी कवि ने शोषित और शोषक का तुलनात्मक चित्र उपस्थित करके सामाजिक विषमता का उद्घाटन किया है। यदि दिनकर के शब्दों में देखें तो दिनकर जी लिखते हैं कि श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं। श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं। माँ की छाती से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। इस प्रकार से दोनों ही वर्गों का यहाँ पर तुलनात्मक चित्रण है, या जो सामाजिक विषमता है उसका बड़ा ही सुंदर चित्रण दिनकर के शब्दों में हमें दिखाई देता है। अगली प्रवृत्ति देखें तो विद्यार्थियों हैं शोषक वर्ग के प्रति घृणा। प्रगतिवादी जो काव्य है
उसमें शोषक वर्ग है स्वार्थी, अन्यायी, निर्दय एवं कपटी कहा गया है। शोषक वर्ग के अंतर्गत व्यापारियों, जमींदारों और उद्योगपतियों को लिया गया है। ये लोग स्वार्थ सिद्धि के लिए पूंजीवादी व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं और जब तक पूंजीवादी व्यवस्था बनी रहेगी तब तक जो शोषण है उसका अंत होना असंभव है। प्रगतिवादी अब इस व्यवस्था को भंग कर देना चाहते हैं और वे कह उठते हैं कि हो यह समाज चिथड़े चिथड़े, हो यह समाज चिथड़े चिथड़े, शोषण पर जिसकी नींव पड़ी। इस प्रकार से इस व्यवस्था को पूरी तरह प्रगतिवादी जो है वो बदल देना चाहते हैं। अगला जो बिंदु है वह है धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था। प्रगतिवादी जो कवि है वो धर्म और ईश्वर में विश्वास नहीं करता, वह उन्हें शोषण का हथियार मानता है। दिनकर जी ने कुरुक्षेत्र में लिखा है कि भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिससे रखता दबा एक जन भाग दूसरे जन का। इसलिए प्रगतिवादी कवि ने धार्मिक विश्वासों और रूढ़ियों को तोड़कर विप्लव के गीत गाए हैं। वह चाहता है कि क्रांति की चिंगारी उन रूढ़ियों को जलाकर राख कर दे। तभी तो बाल कृष्ण शर्मा नवीन जो हैं वे अपने उद्गारों को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। इसी प्रकार से पंत जी ने भी युग की कोयल का आह्वान किया है कि वह अपने पावक कणों से जीर्ण और पुरातन को पूर्ण रूप से नष्ट कर दे। वे कहते हैं गा कोकिल बरसा पावक कण, गा कोकिल बरसा पावक कण, नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। रामेश्वर शुक्ल अंचल तो ईश्वर की जो धारणा है उस पर प्रश्न चिन्ह ही लगा देते हैं और कहते हैं कि जिसका ले ले नाम युगों से मांस लौटाते तुम रोए, जिसका ले ले नाम युगों से मांस लौटाते तुम रोए, किंतु न चेता जो निशिवासर और क्षुधा तो तुम सोए। इस प्रकार से हम देखते हैं जो प्रगतिवादी कवि है वे धर्म और ईश्वर के प्रति अपनी अनास्था प्रकट करते हैं। अगला बिंदु है क्रांति की भावना। सामाजिक समता के लिए मार्क्सवाद में क्रांति का समर्थन किया गया है। प्रगतिवादी कवियों ने भी प्राचीन परंपराओं का समूल विनाश क्रांति के द्वारा ही संभव माना है। वह चाहता है कि पूंजीपतियों के जो गगनचुंबी महल हैं वे भूमिसात हो जाएं और सबको न्याय मिल सके। प्रगतिवादी कवि ने हिंसा को भी उचित ठहराया है। इसीलिए वह कहता है कि काटो 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 कर लो, साइत और कुसाइत क्या है, मारो 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 हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है। इस प्रकार से सामाजिक समता के लिए उसने क्रांति का आह्वान किया है और हिंसा को भी उचित ठहराया। अगला बिंदु है वह है नारी चित्रण। प्रगतिवादी कवि ने नारी का एकदम यथार्थ चित्रण किया है। वह न तो कल्पना लोक की परी है और न सौंदर्य एवं उदात्त वृत्तियों की पराकाष्ठा, अपितु वैसी लोक की मानवी है जो रात दिन पुरुष के साथ आर्थिक और सामाजिक विषमताओं को झेलती है। निराला ने अपनी कविता में पत्थर तोड़ती हुई नारी का चित्रण किया है और वे कहते हैं वह तोड़ती पत्थर
देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, गुरु हथौड़ हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मलिका टालिका प्राकार। इस प्रकार से हम देखें तो प्रगतिवादी कवियों के काव्य में नारी का यथार्थ, और यूँ कहें कि यथार्थ से भी परे जैसा उसका स्वरूप है उसी के अनुसार उन्होंने उसका चित्रण किया है। अगला बिंदु देखें तो अगला बिंदु है सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण। प्रगतिवादी कवियों की एक प्रमुख विशेषता यथार्थ के धरातल पर उतरकर काव्य की रचना करना है। उनकी रचनाओं में कल्पना का रंच मात्र भी नहीं है। प्रगतिवादी कवियों ने अपने काव्य में निम्न वर्ग का चित्रण किया है। उन्होंने मनुष्य के जीवन में व्याप्त विषाद, भूख, गरीबी, बेरोजगारी और कठिनाइयों का भी यथार्थ चित्रण इनके काव्य में या इनके साहित्य में हमें सहज ही उपलब्ध हो जाता है। अगला और अंतिम बिंदु देखें तो वह शैलीगत विशेषता है। यदि प्रगतिवादी कवियों की भाषा को देखें विद्यार्थियों, तो प्रगतिवादी कवि की भाषा अत्यंत ही सरल है। वह शैली अलंकारहीन है और मुक्त छंद का प्रयोग भी इन्होंने किया है। उसमें कहीं भी बनावट नहीं है। वह आम आदमी की भाषा है। पंत जी लिखते भी हैं कि तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। इस प्रकार से यद्यपि प्रगतिवादी काव्य में सामाजिक विषमता को उजागर करने का महत्वपूर्ण प्रयास किया है, तथापि गांधी और बुद्ध के देश में हिंसा और क्रांति की बात किसी के गले से नीचे नहीं उतरती। इसीलिए प्रगतिवादी जो काव्य है उसकी आयु कम ही रही है। फिर भी इन कवियों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। इस प्रकार से आज हमने प्रगतिवादी काव्य, प्रगतिवाद और प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियों के बारे में देखा। मुख्य प्रवृत्तियों में शोषितों की दीनता का चित्रण, शोषक वर्ग के प्रति घृणा, धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था, क्रांति की भावना, नारी चित्रण, सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण और इनकी जो शैलीगत विशेषता है उसके बारे में हमने पढ़ा। आज के कालांश में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।